हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एडुमाइंड शिक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और यूपी टेट का जो हमारा मास्टर बैच चल रहा है उसमें इंटेलिजेंस की आज हम लोग 5th क्लास करने चल रहे हैं, जिसमें हम लोग इंटेलिजेंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लगभग लगभग हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं इस क्लास के ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। तो यहाँ पर जो आपको येलो कलर से हाईलाइटेड टॉपिक दिख रहे हैं, इन सभी को हम पिछली क्लासेज में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर भी आपको लिंक शो हो रहा होगा लास्ट क्लास का, उसको जाके आप एक बार देख लेना, तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आज हम लोग बुद्धि संरचना मॉडल को डिस्कस करेंगे, जिसको हम SOI मॉडल ऑफ इंटेलेक्ट कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस अमेजिंग सी क्लास को। देखिए, ये मॉडल दिया था गिलफर्ड ने, JP गिलफर्ड इनका पूरा नाम था। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख रहे हैं। इस मॉडल को हम 3D मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो वर्ड है SOI, इसका मतलब क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, यानी बुद्धि की एक संरचना बनाना। इस मॉडल में इन्होंने बुद्धि का एक 3D मॉडल बनाया। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि में 3 डायमेंशंस होती हैं: क्रियाएं, सामग्री और उत्पाद। इंग्लिश में अगर हम देखें तो OCP से हम याद रख सकते हैं। इसको आप कैसे याद रखोगे? OCP से। इसको उल्टा भी आप लिख सकते हो, PCO। जैसे पहले के ज़माने में PCO चलते थे, फ़ोन की जगह आप जाते थे PCO बूथ पर फ़ोन करने के लिए, तो आप उससे याद रख सकते हो। P फॉर प्रोडक्ट, C फॉर कंटेंट, O फॉर ऑपरेशन, या फिर आप OCP से भी याद रख सकते हो। देखिए, इनके अकॉर्डिंग ये जो डायमेंशंस होती हैं, इनको फर्दर क्लासीफाई करें तो इनसे हमारी बहुत सारी एबिलिटीज़ यानी बहुत सारी क्षमताएँ बनती हैं। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने एक क्यूब बना के दिया हमें। इस क्यूब में इन्होंने कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशंस को फर्दर क्लासीफाई कर दिया, उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया। देखिए, कंटेंट को इन्होंने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उसमें कौन कौन से आते हैं? विजुअल, ऑडिटरी, सिम्बोलिक, सीमेंटिक और बिहेवियरल। ये आपको इतना डीप याद नहीं करना है। अगर आप किसी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तब तो वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज टेट जैसे एग्जाम में आपको इनको फर्दर क्लासिफिकेशन इनका याद नहीं रखना है। उसके बाद प्रोडक्ट को इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। यहाँ पर आप देख सकते हो, यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशंस। देन इन्होंने ऑपरेशंस को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया: इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड कॉग्निशन। तो कुल मिला के आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इन्होंने 180 सेल्स यहाँ पर बनाए। कैसे बनाए, आप इसको ध्यान से देखो। देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो 5 यहाँ पर लाइंस आपको दिख रही हैं, यानी 5 क्यूब्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप यहाँ से काउंट करोगे इस साइड से 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस वन इज 6। अगर हम इस पूरे एरिया में देखें तो यहाँ पर आपके 30 सेल्स हो जाएंगे। और अगर ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके कितने हो गए? 6 यहाँ हो गए, 6 आपकी रोज हो गई। तो कुल मिला के 6 इंटू 30 आपका कितना हो गया? 6 इंटू 30 आपका 180 सेल्स हो गए। तो इनके अकॉर्डिंग 180 टाइप के कॉम्बिनेशन की बुद्धि हमारे अंदर हो सकती है। एक बात और, इन्होंने इस मॉडल को 1988 में लास्ट टाइम रिवाइज किया था। इससे पहले उन्होंने एक बार इसको रिवाइज किया था 1977 में। उस टाइम पर इन्होंने 150 सेल्स बताई थी। कैसे बताई थी, यहाँ पर आप देखिए। उस टाइम पर इन्होंने ऑपरेशंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया, कंटेंट को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया और प्रोडक्ट को 6 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें तो इन्होंने क्या किया था, वहां पर कंटेंट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्रोडक्ट को इन्होंने 6 पार्ट में डिवाइड किया था और ऑपरेशंस को भी 6 पार्ट में डिवाइड किया था। तो कुल मिला के आपके यहाँ पर कितने हो गए? 6 इंटू 5 इंटू 6। इस तरीके से अगर हम देखें तो आपके 180 हो जाते हैं यहाँ पर। अब अगर हम इससे पहले वाले वर्जन की बात करें तो उसमें इन्होंने 150 कैसे बताए थे, तो आप देखो, ऑपरेशंस इनके 5 थे, उसके बाद इनका कंटेंट भी 5 थे और उसके बाद प्रोडक्ट इनके 6 थे। तो 5 6 जा 30 और 35 जा 150। तो इस मॉडल में इनकी 150 सेल्स थी। ये पहले का मॉडल है। इससे पहले जब इन्होंने फर्स्ट टाइम ये मॉडल दिया था तो कब दिया था? 1955 में। यानी 1955 में इन्होंने पहली बार मॉडल दिया, उसके बाद 1977 में रिवाइज किया और 1988 में लास्ट टाइम दिया था, जिसमें 180 सेल्स हैं। हर बार इन्होंने सेल्स का नंबर बढ़ा दिया, क्योंकि इनका जो क्लासिफिकेशन था PCO का, यानी प्रोडक्ट, ऑपरेशंस और कंटेंट का, इसको इन्होंने फर्दर क्लासीफाई कर दिया और पार्ट्स में। ठीक है, तो इस तरीके से इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते चले गए। जो सबसे पहला मॉडल इन्होंने दिया था 1955 में, वो ये वाला है जो आपके सामने बना हुआ है। इसमें इन्होंने प्रोडक्ट कितने बताए थे? 5 बताए थे, कंटेंट इन्होंने 4 बताए थे, ऑपरेशंस इन्होंने 6 बताए थे। तो एक बार अगर हम मल्टीप्लाई करें, जैसे आप लिख के देखिए PCO, तो ऑपरेशंस कितने हैं यहाँ पर? 6 हैं। C कितने हैं? C फॉर कंटेंट 4 हैं आपके, और प्रोडक्ट आपके कितने? 5। एक बार मल्टीप्लाई करके आप देखिए, 4 5 जा 20, 26 जा 120। तो यहाँ पर कितनी सेल आ जाती है इनके सबसे पहले मॉडल के अकॉर्डिंग? 120 सेल्स। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ पर 120 सेल्स इनिशियली थी, उसके बाद इन्होंने इसको 150 किया, उसके बाद इन्होंने एट द लास्ट 180 सेल्स किया। अगर आपके ऑप्शंस में तीनों ऑप्शन दिए हो तो आप किसके साथ जाओगे?
180 के साथ। अगर 180 नहीं है तो आप 150 के साथ जाना, और अगर 150 भी नहीं है तो आप 120 के साथ जाओगे। ये आपके आंसर की प्रेफरेंस है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अंदर जो डिफरेंट एबिलिटी होती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ के अलग अलग टाइप की हमारी इंटेलिजेंस बनाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे सर्कल्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उतने ही टाइप की यहाँ पर बुद्धि बन रही है। ये इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, हर थ्योरी के कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं। तो यहाँ पर अब हम बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं क्या गुण है इस थ्योरी के और क्या दोष हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें गुणों की, तो पहला गुण क्या है, बहुत टाइप की बुद्धि इन्होंने जब बताई तो वहां पर ऐसी कोई डायमेंशन नहीं थी बुद्धि की जो छूट जाए। उसके बाद रचनात्मकता पर जोर दिया। इन्होंने बताया कि हर पर्सन जो है वो क्रिएटिव होता है, उसमें अलग अलग टाइप की बुद्धियां होती हैं। अब आप सोच के देखो, आपके पास 180 टाइप की बुद्धियां हैं, तो किसी ना किसी पर्सन में कोई ना कोई बुद्धि तो फिट हो ही रही होगी ना। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि हर पर्सन अलग टाइप का क्रिएटिव होता है। उसके बाद विस्तृत वर्गीकरण किया इन्होंने बुद्धियों को, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट में डिवाइड किया। अब ये शिक्षण में कैसे उपयोगी है, तो अलग अलग क्षमताओं वाले स्टूडेंट होते हैं, उनमें अलग अलग एबिलिटी होती है। तो ये थ्योरी उसको डिफाइन करती है कि अलग अलग पर्सन में अलग अलग एबिलिटी पाई जाती है। आगे अगर हम बात करें तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हर पर्सन अलग होता है, यूनिक होता है। देन अब हम इसके डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं, इस थ्योरी के क्या दोष हैं। तो सबसे पहली तो बात है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल है। इसमें अगर किसी पर्सन को समझना हो कि किसी पर्सन के अंदर मान लीजिए आपको जज करना है कौन कौन सी बुद्धियां हैं, तो वहां पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें कौन कौन सी बुद्धियां आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि 180 टाइप की बुद्धियां होगी ना आपके पास, तो आप उनमें से क्लासीफाई कर ही नहीं पाओगे कि किसी इंसान के अंदर कौन सी बुद्धि है कौन सी नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इसमें कंपोनेंट, इसलिए ये समझना थोड़ा कठिन है। उसके बाद व्यवहारिक उपयोग में भी कठिन है। इसको हम क्लास में पूरी तरीके से लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये आसान नहीं है। उसके बाद लिमिटेड एविडेंस है भाई, 180 टाइप के जो हमारी बुद्धियां हैं इसके ऐसा नहीं है कि सभी के प्रमाण मिल गए हों। उसके बाद इसका मापन भी कठिन है, इसको हम मेजर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 180 टाइप की इंटेलिजेंस को आप कैसे मेजर कर पाओगे, तो सभी की अलग अलग क्षमताओं को मेजर नहीं कर सकते। उसके बाद ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। अब आप सोच के देखो, किसी पर्सन में आपको बुद्धियां छांटनी है तो आप उसको 180 टाइप से जज करोगे, तो जज करने में आपको टाइम तो लगेगा ना, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मॉडल भी है। अब अगर हम बात करें की पॉइंट्स की, तो सबसे पहला की पॉइंट यही निकलता है इस थ्योरी से कि हर पर्सन क्रिएटिव हो सकता है अलग अलग फील्ड में। जैसे आप मान लीजिए एक पर्सन कारपेंटर अच्छा है लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, मान लीजिए एक पर्सन ड्राइवर अच्छा है लेकिन वो कारपेंटर नहीं है। तो हर पर्सन अपने अपने फील्ड में प्रोफिशिएंट हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम उसको एक ही तरीके से जज करें। हमने एक पैरामीटर बना दिया कि भाई एक हमने मान लीजिए एक रॉड लगा दी, हमने उसके नीचे से सबको गुजारा, जो उसको टच कर गया वो इंटेलिजेंट हो गया, जो नहीं किया वो नहीं हुआ। मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। तो ऐसे सभी को एक तरीके से नहीं हाँकना है, हमें हमें अलग अलग टाइप से सबको जज करना है। उसके बाद ये थ्योरी कहती है कि एकल आईक्यू फैक्टर सभी में नहीं होता। ये क्या है, देखिए अल्फ्रेड बिनेट ने जो अपनी यूनिफैक्टर थ्योरी दी थी, एक कारक सिद्धांत, उसमें उन्होंने बताया था कि सभी पर्सन में एक जैसी बुद्धि होती है, तभी तो उन्होंने आईक्यू निकाला था। देखिए आईक्यू का फार्मूला क्या कहता है, MA/CA/100। अगर हम ये सभी का निकाल लें तो हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि इसमें कितनी बुद्धि है। तो ये तो एक ही तरीके से जज करना हुआ ना। हो सकता है किसी की सिंगिंग अच्छी हो सकता है कोई अच्छा स्विम करना जानता हो, तो सभी के अंदर अलग अलग टाइप की बुद्धि हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू सो मच, आपने इस क्लास को लास्ट तक देखा। आपसे बस एक लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। डेफिनेटली आगे आने वाले जो भी आपके 2026 के एग्जाम है उनमें इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स देता हूँ मैं, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिस आता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं उसको वहाँ पर डाल देता हूँ। साथ ही साथ उस टेलीग्राम पर मैं आपको डेली फ्री नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ते हैं। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से लिंक जो है उसको टच करके सीधे आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। हैव अ गुड डे।